हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को कैसे यूज किया जाता है, वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बेसिक लेवल पे वेक्टर्स को पढ़ के देखेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं। सही है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। वेक्टर्स जो है ना, फिजिक्स में बहुत सा यूज होता है वेक्टर का। अगर आपको वेक्टर आ जाता है तो मान के चलिए कि आपको लगभग 40 से 60% फिजिक्स इजी लगेगा। राइट। तो क्योंकि मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मैकेनिक्स के टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं। ये 8 चैप्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट 6 चैप्टर के अंदर आपको वेक्टर्स का यूज देखने को मिलता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, कंप्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा का पूरा वेक्टर के ऊपर ही बेस्ड है। सिवाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये छोड़ के बाकी 7 चैप्टर आपके पूरे वेक्टर के बेसिस पे ही है। तो हम वेक्टर अगर कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 40 टू 60% फिजिक्स आपका समझ में आने जैसा हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो वेक्टर के अंदर जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। हर चीज के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि अभी ये पेन है, तो इस पेन के अंदर मास है, इसकी लेंथ है, मतलब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका कलर भी है ना। तो ये कलर ब्लैक कलर में लग रहा है, तो इसका जो लेंथ है कुछ सेंटीमीटर में है, इसका कुछ मास भी होगा, है ना, इसको कुछ वजन है। तो यहाँ पे इसके पास कई सारे प्रॉपर्टीज है। क्लियर। तो इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं, इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मेजर करके उनको हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसकी लेंथ को यूज कर सकते हैं, है ना। इसका मास कितना है इसको हम मेजर करके यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्या इसका कलर हमारा किसी काम में आएगा फिजिक्स में? नहीं। कलर के बारे में तो कभी हमने पढ़ा नहीं कि कलर को कहीं लॉ में हमने रख दिया हो, है ना। तो जिन प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं और उनको फिजिक्स के लॉज में यूज किया जा सकता हो, वैसे वाले प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं है, किसी भी बॉडी की या मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं और लॉज ऑफ फिजिक्स को उस प्रॉपर्टी के इन टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए, फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आ सकता है? मास आ सकता है, राइट। हाइट आ सकती है, टाइम आ सकता है, राइट। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कभी स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, समथिंग समथिंग, है ना। तो ये सभी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, तो हमने इनको क्या नाम दे रखा है? फिजिकल क्वांटिटी। आई होप फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को कई सारे टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने जिस टाइप पे इसको डिवाइड किया है वहां पे क्या देख के डिवाइड किया, देखिए, बेस्ड ऑन डायरेक्शन डिपेंडेंसी। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो उस डायरेक्शन की डिपेंडेंसी के बेसिस पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में रखा है। एक कहलाता है स्केलर, दूसरे कहलाते हैं वेक्टर्स, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली कितने टाइप में डिवाइड किया हमने? दो टाइप। क्या देखते हुए? क्या डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, क्या डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर डिपेंड करता है तो कौन सी क्वांटिटी, डिपेंड नहीं करता है तो कौन सी क्वांटिटी। हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कहलाता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो हमें एक नंबर पता चलता है। फॉर एग्जांपल मैं अपना वजन देख लूँ तो मेरा मास मेजर हो जाएगा। तो मास के लिए मैं लिखूंगा समथिंग अराउंड 60 केजी। क्या बोल के लिखूंगा? 60 केजी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको दो चीजें बता दी। क्या बता दिया? एक तो मैंने नंबर बता दिया, फिर उसके आगे मैंने यूनिट भी मेंशन कर दिया कि किस यूनिट में मेजर किया है। तो मैंने बोल दिया कि मेरा जो मास है वो 60 केजी है। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं तो उसे लिखने के तरीके क्या होते हैं? पहले नंबर लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसका यूनिट लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने? द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद ए यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी यूनिट के साथ, उसे ही क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड जो होता है उसमें क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके बाद क्या होती है? यूनिट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए ये जो 20 मीटर पर सेकंड लिखा है मैंने, इसे ही हमने क्या नाम दिया है? मैग्नीट्यूड। क्योंकि इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको? एक नंबर दिख रहा है, फिर एक यूनिट दिख रहा है। नंबर के बाद यूनिट लिखा जाता है तो इसे क्या कहेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। आई होप ये समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता हूँ या फिजिकल टू 100 न्यूटन अप, राइट। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि 100 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अब बताइए इसमें मैग्नीट्यूड देखना है तो मेरे को क्या क्या देखना चाहिए?
एक तो नंबर देखना चाहिए, दूसरा यूनिट देखना चाहिए। ये जो टर्म है इतना, इसे मैं क्या बोलूंगा? मैग्नीट्यूड। आई होप ये समझ में आया होगा। जब भी किसी चीज का मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, दो लाइन खींच के हम उसके अंदर वो फिजिकल क्वांटिटी को रख देते हैं, तो इसे बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं इसे? मॉड। तो दिस इज मॉड एफ। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। इस तरीके से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ना? फिजिकल क्वांटिटीज में दो टाइप होते हैं। कुछ क्वांटिटीज को डायरेक्शन चाहिए, कुछ क्वांटिटीज को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। आप फॉर एग्जांपल मैं अगर से आपसे पूछता हूँ कि आपका हाइट कितना है, तो आप जनरली क्या बोल देंगे? एक नंबर बताएंगे। जैसे कि कोई मेरे से ही पूछता है कि आपकी हाइट क्या है, तो मैं बोल दूंगा कि 170 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ सिर्फ एक नंबर बोला है, एक यूनिट बोला है। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी अपना डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है। कभी हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मेरा हाइट 170 मीटर ऊपर की तरफ है? ऐसा नहीं बोलना होता है। यहाँ पे जब आप नंबर और यूनिट बोल देते हैं तो सामने वाला समझ जाता है, तो इसे क्या कहेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी। इसको डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिन चीजों को सिर्फ बिना डायरेक्शन के ही समझा जा सकता है, वैसी चीजों को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। राइट? अब फॉर एग्जांपल कोई मेरे से मेरा मास पूछ ले कि आपका मास कितना है, तो मैं बोल दूंगा कि 60 केजी है। मेरे को डायरेक्शन बोलने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्शन की नीड भी नहीं है। राइट? तो ऐसी क्वांटिटीज को हमने क्या नाम रखा है? फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल क्या क्या लिखते हैं इसमें? एक तो मास लिख सकते हैं, दूसरा टाइम लिख सकते हैं। कभी आपसे कोई पूछता है कि कितना टाइम हुआ है, तो आप डायरेक्शन बोलते हैं कि सिर्फ नंबर बोलते हैं? जैसे कि अभी कितना हुआ है, हम बोलेंगे कि 6:30 हुआ है ना? तो 6:30 हुआ है इन द सेंस यहाँ पे डायरेक्शन बोल रहे हैं कि 6:30 आगे की तरफ हुआ है, ऊपर की तरफ हुआ है, ऐसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राइट? तो ये वाला स्केलर है। स्पीड, डेंसिटी, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम क्या नाम देते हैं? स्केलर क्वांटिटी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, स्केलर्स जो है ये बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए हुए आए कि 2+4 = 6 होता है ना? तो 2+4 = 6 होता है। तो ये बेसिक अलजेब्रा है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, है ना? तो जो स्केलर्स होते हैं वो इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि 2 kg + 6 kg = 8 kg। सही है? और कोई आ ही नहीं सकता यहाँ पे 2 केजी और 6 केजी के सम के बदले में 8 केजी ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। राइट? तो ये नॉर्मल रूल्स जो होंगे अलजेब्रा के, उन्हीं को फॉलो करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दें 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, दिस नथिंग बट 12 मीटर पर सेकेंड। स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पीड। राइट? तो यहाँ पे जो स्केलर्स होते हैं ये वाले बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कोई स्पेशल मैथमेटिक्स नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्वांटिटी है ये है फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती है जिनको समझाने के लिए डायरेक्शन का जरूरत है ना? कौन सी चीज है भाई? अब फॉर एग्जाम्पल जो पोजिशन होता है, पोजिशन बेसिकली एड्रेस को कहते हैं। किसे कहते हैं? एड्रेस को। अगर मेरे को कोई पूछता है कि कोई चीज का एड्रेस कहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई पूछ ले कि आपका घर कहाँ पे है, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। जब मैंने यहाँ से बोल दिया कि 4 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब मैंने सिर्फ नंबर और यूनिट बोल दिया है। अब बताइए, कोई मेरे को बोलता है कि 4 किलोमीटर दूर है बोल के अगर मैं किसी को बोल दूं, तो वो सच में मेरे घर तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंचेगा। उसको घर तक पहुंचाने के लिए मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे जाइए, मतलब उसको डायरेक्शन भी समझाना पड़ेगा। यानी कि किसी का एड्रेस बोलना है, यानी कि किसी का पोजीशन बोलना है, तो वहां पे डायरेक्शन की नीड पड़ती है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई बोल दे कि इसको धक्का मारो, है ना? इसको क्या करो? धक्का मारो। अब फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मेरे को धक्का मारना है, तो बताइए मैं किधर से धक्का मारूं? मैं पूछूंगा ना कि किस साइड धक्का मारना है। अगर वो बोलेगा कि आगे पहुंचाना है तो मैं इधर से धक्का दूंगा। अगर वो बोलेगा कि ऊपर पहुंचाना है तो मैं इधर से धक्का दूंगा। समझ आ रहा है आपको? यानी कि यहाँ पे धक्का देने के लिए मेरे को डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। यानी कि फोर्स जो लगाते हैं इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें बिना डायरेक्शन के बोलना पॉसिबल नहीं है, तो वैसी वाली चीजों को हमने क्या नाम रखा है? वेक्टर क्वांटिटी। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? स्केलर। और जिन्हें डायरेक्शन के बिना बोला ही नहीं जा सकता उसे क्या बोलेंगे हम? वेक्टर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? पोजीशन,
पोजीशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, राइट, और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं वैसे। तो ये सभी चीजें कौन सी क्वांटिटीज में आती है? वेक्टर क्वांटिटी में। कौन सी क्वांटिटी में आएंगी ये? वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद करता हूँ कि वेक्टर का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। और ये जो वेक्टर्स है सिर्फ डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं कहलाते हैं, इन्हें वेक्टर के कुछ रूल्स को फॉलो भी करना पड़ता है, राइट। वेक्टर्स जो है ना नॉर्मल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, इनके लिए सेपरेट मैथमेटिक्स होता है जिसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। हमारी जो आम जिंदगी डेली लाइफ है इसके अंदर हमें क्या पता है कि 3 और 4 मिलाओ तो 7 आता है ना। 3 और 4 मिलाएंगे तो कितना आता है? 7 आता है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है, 3 और 4 मिलाने से कुछ और भी आ सकता है। देखिए, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो आप बताइए यहाँ पे कितना आएगा? तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो हमें आएगा 5 मीटर। सही है? कितने मीटर आएगा? 5 मीटर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ जो वेक्टर है ये नॉर्मल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करने वाला नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल मैथमेटिक्स होता है जिसका नाम क्या होता है? वेक्टर अलजेब्रा। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा क्या है, इनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी के वेक्टर को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं? वेक्टर को दिखाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंबॉलिकल और एक होता है ग्राफिकल। ग्राफिकल में हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, सिंबल में हम सिंबल लिख के दिखाते हैं। कैसे? देखिए, अब फॉर एग्जांपल कोई मेरे को पूछता है कि वेक्टर ए है या फिर ए वेक्टर है, तो तब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए लिख दूंगा, है ना, उसके ऊपर मैं एरो मार्क लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एरो मार्क। किसी भी सिंबल के ऊपर अगर एरो मार्क लगा देते हैं तो वो उसे हम पढ़ते हैं वेक्टर। क्या बोल के पढ़ते हैं उसको? वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेक्टर ए बोल के लिखा है तो मैंने ए के ऊपर एरो मार्क लगाया। अब जैसे कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर वेक्टर मेरे को लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, सिंबल डिस्प्लेसमेंट के लिए यस होता है, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? एरो मार्क। तो किसी भी सिंबल के ऊपर अगर एरो मार्क लग जाए तो वो वेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स के लिए सिंबल क्या होता है? एफ, इसके ऊपर क्या लगा दिया जाए? एरो मार्क। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। किसी भी सिंबल के ऊपर अगर हम एरो मार्क लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वेक्टर, राइट। नेक्स्ट, और एक होता है ज्योमेट्रिकल तरीका, जिसमें हम कुछ नहीं करते हैं, बस एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन पे हम लगा देते हैं एरो। क्या लगा देते हैं? एरो। तो ये जो बिना एरो वाला पॉइंट है इसे हमने नाम दे रखा है टेल। क्या बुलाते हैं हम इसको? टेल। और ये जो एरो वाला है इसे कहते हैं हम हेड। क्या नाम देंगे? हेड। जो बिना एरो वाला पॉइंट है उसे बोलेंगे टेल, और जो एरो है उसे क्या नाम देंगे हम? हेड। और जो ये टेल है इसी को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और जो हेड है इसे बोलेंगे हम फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। हाँ, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो इस लाइन की लेंथ कितना लंबा रखे इसको, है ना, और एक है एरो। एरो हमें उधर लगाना होगा जिधर वेक्टर जा रहा होगा, डायरेक्शन दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, एरो शोज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एरो शोज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर किस डायरेक्शन में है ये बताने के लिए हम क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे को फोर्स लगाना है 100 न्यूटन ऊपर की तरफ, तो तब मैं एरो किधर लगाऊंगा? ऊपर की तरफ। सही है। अगर ग्रेविटी किधर फोर्स लगाती है बोल के मेरे को कोई पूछता है तो मैं तब बताऊंगा एरो नीचे लगा के, तब वो डायरेक्शन नीचे दिखाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट, ये जो वेक्टर की लेंथ है वो डिपेंड करती है वेक्टर के वैल्यू पे, यानी कि मैग्नीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड छोटा है तो उस टाइम पे हम लाइन छोटी बनाएंगे, अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो उस टाइम पे हम लाइन बड़ी बनाएंगे, राइट। तो यहां पे लेंथ ऑफ लाइन डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। कैसे? जरा देखना यहाँ पे, ये है 10 न्यूटन। कितने न्यूटन? 10 न्यूटन आगे की तरफ। अगर बताइए मेरे को 20 न्यूटन का वेक्टर बनाना है, कितने न्यूटन का? 20। तब भी मैं वेक्टर इतना ही बनाऊंगा या इससे छोटा बनाऊंगा या इससे बड़ा बनाऊंगा? तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो उस टाइम मैं वेक्टर इसका डबल बनाऊंगा।
20 न्यूटन। अगर मेरे को बनाना होता 5 न्यूटन, तब मैं 10 न्यूटन जितना बनाता उससे बड़ा बनाता कि उससे छोटा बनाता? उससे छोटा बना लेता। तो मैं यहाँ पे लिखता था वैसे 5 न्यूटन। अगर वेक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो उस टाइम उसकी लेंथ भी थोड़ी बड़ी बनाएंगे हम, अगर वेक्टर की वैल्यू कम है तो उस टाइम पे उसकी लेंथ भी छोटी बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? मॉड ए बोल के लिखते हैं। क्या बोल के लिखते हैं? मॉड ए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एफ वेक्टर इक्वल टू 100 न्यूटन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड जो है ये डायरेक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। और ये जो नंबर प्लस यूनिट है ये क्या दिखा रहा है आपको? मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। बताइए समझ आया कि नहीं आया आपको? तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है आपको, उसका डायरेक्शन छोड़ देना है, जो बच जाएगा वही चीज आपको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दे देगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है वी वेक्टर इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। यहाँ पे जो ड्यू ईस्ट है ये क्या दिखा रहा है आपको? ये तो डायरेक्शन दिखा रहा है आपको। और ये जो रिमेनिंग है ये क्या दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड। तो बताइए वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा? 70 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज है देखिए, यहाँ पे किसी वेक्टर को अगर हमने डिस्प्लेस किया मतलब उसकी जगह से उठा के कहीं और रखा है, राइट, डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर किसी वेक्टर को मैंने उठा के कहीं और रखा है, कैसे रखा है? पहला वाला वेक्टर और बाद में वाला वेक्टर दोनों भी अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल रहेंगे, यानी कि उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया हो, यानी कि किसी भी वेक्टर को आप बिना डायरेक्शन चेंज किए एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी रख लीजिए, वो बदलने वाला नहीं है। सही है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये ए वेक्टर है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं, देखिए इसका डायरेक्शन सेम है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी सेम है, यानी कि इसी वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ रखा है। तो आप बताइए ये वेक्टर का भी नाम क्या रहेगा? ए वेक्टर। सही है। यानी कि बिना डायरेक्शन चेंज किए किसी वेक्टर को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तब उसकी वैल्यू में कोई यानी कि उस वेक्टर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। अब ये जो बी वेक्टर है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं ऐसे, देखिए ये वेक्टर आगे जा रहा था, ये भी वेक्टर आगे ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला भी वेक्टर क्या कहलाएगा? बी वेक्टर। यानी कि इस वेक्टर को उठा के मैं जब यहाँ रखता हूँ बिना डायरेक्शन चेंज किए तब वो वेक्टर बदलने वाला नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी वेक्टर को उसका डायरेक्शन चेंज किए बिना एक जगह से दूसरी जगह पे जब रखा जाता है तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A vector is changed if it is rotated by an angle other than multiple of 2 pi और 360। अब ये फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है मेरा, है ना। तो इस वेक्टर को मैंने क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया। अब बताइए ये वेक्टर आगे की तरफ जा रहा था, अब मैंने इसको ऐसे 90 डिग्री का टर्न दे दिया, तो अब ये किधर जा रहा है? ऊपर। बताइए इसका डायरेक्शन पहले जैसा है कि बदल गया? अगर डायरेक्शन बदल जाता है तब ये वेक्टर भी बदल जाता है। सही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं किसी वेक्टर को ऐसा था, इसको पकड़ के 360 डिग्री घुमा दूंगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आप बताइए ये वेक्टर बदला कि नहीं बदला? नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी नहीं बदला है, इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला है। वेक्टर तब बदलता है जब उसकी वैल्यू में तो चेंज आना चाहिए, या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज आना चाहिए, या फिर दोनों में चेंज आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ना तो मैं इसकी लेंथ चेंज कर रहा हूँ, ना तो मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। जब मैं इसको पूरे 360 डिग्री घुमाऊंगा तो वापस उसी जगह पे आ जाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये वेक्टर बदला है कि नहीं बदला है? नहीं बदला है। कब? जब मैंने इसको कितने डिग्री से घुमाया? 360 या फिर 360 के मल्टीपल में। अगर मैं इसको अदर देन 360 घुमा दूं, फॉर एग्जांपल देखिए ये बी वेक्टर है, अगर मैं इसको घुमा दूं ऐसे कर, बताइए ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि बी वेक्टर वो था जो किधर जा रहा था? आगे। ये कोई नया वेक्टर बन गया है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा, है ना। तो इसका मतलब ये वेक्टर को मैं बी वेक्टर नहीं कह सकता हूं। दिस इज नॉट बी वेक्टर। तो हमने इसका नाम रख दिया सी वेक्टर, एक नया वेक्टर बन गया है सी वेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी वेक्टर तब बदल जाता है जब इसको हम घुमा देते हैं, कितने डिग्री से? 360 डिग्री को छोड़ के अगर किसी भी एंगल पे इसको हम घुमा देते हैं तो ये वेक्टर बदल जाता है। क्या हो जाता है? वेक्टर बदल जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, राइट। तो बाकी जो भी है आने वाले क्लासेस में हम ऐड करेंगे।
अगर आज की इस क्लास में कोई दिक्कत है आपको तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट मैं एक बार वापस पूरा रिवाइज कर देता हूँ। होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हर बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं और फिजिक्स के लॉज को इस प्रॉपर्टी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमने कितने कैटेगरी में तोड़ रखा है? दो कैटेगरी। एक कहलाता है स्केलर, दूसरा कहलाता है वेक्टर। जिनमें डायरेक्शन होता है वो वेक्टर कहलाते हैं, जिनको डायरेक्शन नहीं चाहिए वो कहलाते हैं स्केलर। करेक्ट है? नेक्स्ट, उसके बाद स्केलर जो है नॉर्मल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं, वेक्टर जो है स्पेशल रूल्स स्पेशल मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं, जिसका नाम क्या रखा है हमने? वेक्टर अलजेब्रा। किसी भी वेक्टर को दिखाना है तो दो तरीके होते हैं, एक या तो उसका सिंबल लिख के दिखा सकते हैं, दूसरा या तो उसको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। सिंबल में क्या करते हैं हम? जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके सिंबल के ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो मार्क लगा देते हैं, तो वो बन जाता है वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल एफ फोर्स लिखना है मेरे को, फोर्स वेक्टर लिखना है तो मैं लिखूंगा एफ एरो मार्क। सही है? नेक्स्ट, ग्राफिकली अगर मेरे को दिखाना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक लाइन खींचूंगा, उस लाइन पे एरो लगा दूंगा, वो एरो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मेरे को फिजिकल क्वांटिटी मिली है। सही है? और जो लेंथ होगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी? मैग्नीट्यूड पे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हमने क्या देखा? किसी भी वेक्टर को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है बिना उसके डायरेक्शन को चेंज किए, तो उस टाइम पे उसे क्या कहते हैं हम? वो वेक्टर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अगर किसी वेक्टर को हमने थोड़ा सा घुमा दिया है 360 को छोड़ के, यानी कि 360 डिग्री से छोड़ के अगर किसी और एंगल पे हमने घुमा दिया है, तब ये वेक्टर बदल जाता है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो चैनल पे बने रहिए, बाकी जो भी है। और एक प्रॉपर्टी है, ये खत्म कर देते हैं। एक क्वांटिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय ए वेक्टर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय वेक्टर ए लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि वेक्टर कभी भी डिनोमिनेटर में आना पॉसिबल नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करके सीखते रहिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में।